तो दोस्तों यहाँ पे ETF इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के अभी आ रही है, जो कि है एक नए ETF के बारे में। और ये जो नया ETF है ये लॉन्च हो रहा है ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, जो कि लेके आ रहा है इंडिया का फर्स्ट रेलवे PSU इंडेक्स पे एक इंडेक्स फंड प्लस में ETF, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं इंडेक्स फंड एंड ETF में इन्वेस्ट करने के। तो ये इतना खास क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि रेलवे क्यों इतना पॉपुलर हुआ है, यानी कि रेलवे में जो स्टॉक्स हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको RVNL का। अब यहाँ पे मैंने जस्ट थोड़ी सी मेजरमेंट करके आपको दिखाई है कि इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है इस ETF के लॉन्च होने का। ये आप देख पाओगे जस्ट 2022 का डेटा है, यानी कि 2022 से अक्टूबर से ये 2024 मात्र 1.5 सालों के अंदर इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को 16 टाइम्स इसने बढ़ाया है। और यही नहीं, बाकी स्टॉक्स भी आप देख लो, जैसे इरकॉन सेम डेट में आप देख पाओगे इसने 8 गुना पैसे को बढ़ाया है। उसके बाद है IRFC, एंड IRFC में आप देखोगे तो ये 10 गुना पैसे, यहाँ पे 10 के 11 गुना पैसे इसने इन्वेस्टर्स के बढ़ाए हैं। तो ये मात्र 2-2 सालों के अंदर ये काम हुआ है। और इसलिए रेलवे जो है पिछले 2-3 सालों के अंदर काफी न्यूज में रहा है। तो न्यूज में रहने का मतलब यही नहीं था कि ओनली रिटर्न देना, रेलवे पे फोकस भी सरकार ने काफी किया, यानी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। तो जो पहले आप CPSE ETF देख पाते थे उसके अंदर से आपको अब ओनली यहाँ पे रेलवे पे फोकस्ड ETF अब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ये ETF लॉन्च हो जाएगा, तो इसके बारे में भी जानेंगे कि ये किस डेट को लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेलवे के बारे में और जान लेते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप जान लोगे तो यहाँ पे एक सेक्टर की आप एनालिसिस कर लोगे। तो इस ETF में थोड़ा सा हम सेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि रेलवे सेक्टर जो है किस तरह सा इसका आउटलुक है और ये इंडिया में किस तरह से ग्रो कर सकता है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया में, जो कि बहुत ही हेवी पैसेंजर को कैरी करता है। और इसको मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब आए दिन रेलवे में ट्रैवल करते रहते हैं और सारी चीजें हमें पता है रेलवे के बारे में, अगर एज ए नॉर्मल सिटीजन्स के हिसाब से देखें तो। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सेक्टर इज अंडरगोइंग ए ट्रांसफॉर्मेशनल फेज ड्रिवन बाय 2.62 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये प्लान हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर 24-25 के बजट में, यानी कि पिछले 2-3 सालों में देखोगे तो गवर्नमेंट ने काफी कुछ एक्सपैंड करने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा इसमें खर्चे हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि रेलवे के पीछे इतना ग्रोथ आने के पीछे मेन यही कारण रहा है। तो यहाँ पे इस इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि निफ्टी इंडिया रेलवे PSU इंडेक्स जो है जिसपे आपको ETF मिलने वाला है, ये इंडेक्स जो है ये किस तरह से कंपोज हुआ है, यानी कि इसमें वेटेज जो है किस तरह से दिया गया है। तो देखो, तो जो कोर थीम है वो है रेलवे इकोसिस्टम, यानी कि रेलवे के आसपास ही सारी थीम्स जो है वो घूमेंगी। और इसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शंस को हेवी वेट दिया गया, यानी रेलवे के जो भी इंफ्रा बन रहे हैं उसमें 25% जो है इंफ्रा का कंस्ट्रक्शंस का हाथ है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब उस कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर के पीछे लोन्स और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो ये भी जो है सेकंड नंबर पे इस इंडेक्स में अभी वेटेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल जो है हर जगह आपको टॉप पे देखने को मिलता है या सेकंड प्लेस पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको टॉप 2 में आपको फाइनेंशियल्स अगेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सर्विसेज को भी 3rd नंबर पे रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज में आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है IRCTC, क्योंकि IRCTC आपको सर्विस देता है होटल्स की, बुकिंग्स की, रेलवे टिकट्स की बुकिंग की, ये सारी चीजें सुविधाएं हैं जो है IRCTC की तरफ से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सर्विसेज नाम से दूसरा एक और कैटेगरी बनाई गई, जो कि कंज्यूमर सर्विसेज एंड सर्विसेज के अंदर डिवाइडेड है। उसके बाद है रेलवे में पावर, जो कि एनर्जी, रेलवे को रन करने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल्स, ऑयल, गैस, कंज्यूमर फ्यूल्स, ये सारी चीजें जो हैं, और टेलीकम्युनिकेशन यानी कि नेटवर्किंग। तो इस तरह से ग्राफ जो है आप देख पाओगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफी कंपोज्ड सेक्टर लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने जो हमारी मेन कैटेगरी है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाइज बताया है कि किस तरह से स्टॉक्स जो हैं इसमें कंपोज किए गए हैं। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 14 स्टॉक्स आपको इस इंडेक्स में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें लार्ज कैप जो होगा वो होगा नंबर ऑफ 5 शेयर्स, मिड कैप जो होंगे वो 5 होंगे और स्मॉल कैप जो होंगे वो 4 होंगे।
तो यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि हाई ग्रोथ कहीं भी माना जाता है, अगर आप जनरल टर्म्स में भी देखोगे तो यहाँ पे वेटेज जो है थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट है मिड कैप से लेके लार्ज कैप के रूप में, जो कि होल्डिंग परसेंटेज में आप देखोगे तो मिड कैप जो है 52% की होल्डिंग रखता है। अब यहाँ पे स्टॉक्स वाइज इसी इंडेक्स का स्टॉक्स वाइज कंट्रीब्यूशन दिखाया गया, जिसमें जो बड़े वेटेज देखोगे वो है आपका IRFC 19%, रेल विकास निगम RVNL जो मैंने आपको दिखाया, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड यानी कि IRCTC है, नेक्स्ट है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है बिग वेटेज वाले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगेन पावर सेक्टर में NTPC, इरकॉन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ONGC, तो ये सारे जो है वेटेज स्टॉक्स वाइज यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगेन मैं आपको NSE की साइट्स पे एक बार क्विकली दिखा दूंगा, बट आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इसका देख पाओगे। तो अब मेन आता है यहाँ पे परफॉर्मेंस का, यानी कि परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। स्टॉक्स पे मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखा दिया है। नेक्स्ट कैगर बेसिस में देखोगे तो यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया निफ्टी 500 इंडेक्स के साथ, यानी कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों का कॉम्बो है ये निफ्टी 500, और इसने एक साल में 15% के रिटर्न दिखाए हैं। और यहीं पे रेलवे PSU इंडेक्स ने 25% के रिटर्न निकाले हैं, तो बीट किया है एक साल में भी। अगर 3 इयर्स में देखोगे यहाँ पे तो 3 इयर्स में 42% के CAGR रिटर्न्स निकले हैं, जो कि काफी हेवी है अपने आप में। एंड ये सारी चीजें अपने स्टॉक्स पे देखी, उनकी बदौलत किस तरह से रिटर्न्स निकले हैं। अब ये 24% का निफ्टी 500 में सेम आपको सेम पीरियड में देखने को मिल जाएगा, यानी कि डबल परसेंटेज, ऑलमोस्ट डबल परसेंटेज के साथ यहाँ पे रेलवे PSU ने बीट किया है। तो जरूर बीट कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, ओनली 14 स्टॉक्स है। अब यहाँ पे 500 स्टॉक्स है, डाइवर्सिफिकेशन देखो, तो रिस्क जो है वो आपका रेलवे में रहेगा, अंडर परफॉर्मेंस की रिस्क रहेगी, और ज्यादा कुछ ऐसा कुछ रिस्क नहीं रहेगा कि कंपनियां बंद हो जाएंगी, वो भी रहेंगे। बट गवर्नमेंट की कंपनियां है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से उसको बेल आउट करने की कोशिश करेगी, तो गवर्नमेंट की सरकारी कंपनियां जो बंद होने का चांसेस कम रहता है, बट उनका अंडर परफॉर्मेंस का चांस जो है ना वो ज्यादा रहता है, यानी कि नीचे के टाइम पे वो ज्यादा ऐसे टाइम काट सकती हैं, और यही सबसे बड़ा रिस्क रहता है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में। बट ये जब परफॉर्म करता है तो बहुत ही हेवी मार्जिन से बीट करने की कोशिश करता है, जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे। तो अब बात किया गया कि फ्यूचर में आपको क्यों इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो, एक्सपोजर टू एंटायर रेलवे इकोसिस्टम, रेलवे में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, रेलवे की भागीदारी, ग्रोथ का आप भागीदारी बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको इस ETF या इंडेक्स फंड के बारे में देखना चाहिए। नेक्स्ट है वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आप पता है आपको ट्रांसपोर्टेशन में कितना बड़ा शेयर जो है रेलवे का रहता है और कितना वाइटल है। अगर ये बंद हो जाए तो आप सोच लो कि पूरा इंडिया बंद होने वाला है। गवर्नमेंट ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन, हाई स्पीड से लेके अच्छी अच्छी ट्रेन जो हैं सुविधाएं वाली वो निकल के आ रही है। वंदे भारत आप उसका एक बढ़िया एग्जांपल देख पाओगे। और रेलवे जो है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी एक की डिमांड जनरेट करने वाला एक सेक्टर रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमी को इसने अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यहाँ पे NSE की साइट्स पे सेम इसी इंडेक्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो जो मैंने बताया ऑलरेडी यही सारी चीजें लिखी गई हैं। निफ्टी 500 के अंदर जो रेलवे से इकोसिस्टम से जो भी कंपनियां आ रही हैं वही इसमें इंक्लूडेड हैं और 14 स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न देख सकते हो, एक साल में 26% जो कि 25% वहां पे ग्रो की साइड पे दिखाया था। 1 ईयर में ऑलमोस्ट वही है और ये ईयर टिल डेट था। 5 इयर्स में यहाँ पे 5 इयर्स नहीं है क्योंकि बेस डेट देखोगे इस बेस डेट में तो ये बेस डेट 2021 का है, तो अभी 5 इयर्स नहीं हुए इसलिए यहाँ पे इंडेक्स खाली है। बट सिंस इंसेप्शन जब से ये 2021 से रिटर्न लिया इसने 46% के रिटर्न निकाले हैं, तो काफी अच्छा खासा परसेंटेज रिटर्न यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा। वेटेज आप देख पाओगे जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, कंस्ट्रक्शन से लेके फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, ये सारे कुछ वेटेज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। स्टॉक्स का नाम आप यहाँ पे देख पाओगे, IRFC, रेल विकास निगम, RVNL, IRCTC, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC, इरकॉन, इस तरह से वेटेज जो है स्टॉक्स में आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे। तो ये ETF लॉन्च कब होने वाला है? देखो यहाँ पे 2 स्कीम्स हैं जो कि एक इंडेक्स फंड के बारे में है और दूसरा है ETF के बारे में। तो दोनों का NFO जो है ये शुरुआत हो जाएगी 16 से 30 के जैन के बीच में, यानी कि इस डेट के बीच में आप इसमें NFO में इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये ETF लॉन्च हो जाएगा जब ये डेट क्लोज हो जाएगा। तो NFO में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इसके लिए आपको खुद से अपने सेक्टर पे कन्विक्शन रखना पड़ेगा। और उससे भी मेन यहाँ पे है चार्ट, क्योंकि हम लोग अक्सर इस चैनल पे खासियत आपको देखने को मिलेगी, चार्ट के थ्रू सब कुछ देखते हैं। तो ये चार्ट जो है, चार्ट आप देख पाओगे 2021 से इंडेक्स जो है किस तरह से चला हुआ है। लेकिन इस बार जो है करेक्शन अच्छी खासी देखने को हमें मिली है
और ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के आसपास आता है तो ये भी एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन हो जाएगा। बट याद रखना एक सेक्टोरल ETF है और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है रेलवे थीम के आसपास, जैसे कि डिफेंस जो है, तो इसमें गिरावट जो है वो ज़्यादा हो सकती है और तेजी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सेक्टर के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है यहाँ पे। एंड मेरे हिसाब से जब ये ETF लॉन्च हो जाएगा और थोड़ा सा करेक्शन और हमें देखने को मिलता है, तब थोड़ी सी धीरे धीरे शुरुआत हम लोग इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो भी लॉन्ग टर्म का फोकस करके, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये थीम्स फिर से कब डिमांड में आएगी एंड कब इसमें वापस उतनी ही तेजी जो कि पहले हमने देखी है ये तेजी हमें देखने को मिलेगी। चलो, तो आई होप कि रेलवे ETF के बारे में ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस सेक्टर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।